आमतौर पर जब किसी हड्डी में फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर हमें एक एक्सरे फिल्म दिखाता है। वो उस काली फिल्म पर एक टेढ़ी सी सफेद लाइन की तरफ उंगली रखकर बहुत भरोसे से कहता है कि देखिए समस्या यहाँ है। ये बहुत ही बाइनरी है, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, एकदम साफ और स्पष्ट। जी बिल्कुल, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, और ईमानदारी से कहूं तो हमें दुनिया को इसी तरह साफ साफ और अलग अलग खानों में बांटकर देखना पसंद है। लेकिन जैसे ही हम इतिहास के पन्नों में पीछे की तरफ जाते हैं, खासकर प्राचीन भारतीय इतिहास के उन शुरुआती दौर में, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। इतिहास के उन शुरुआती पन्नों को पढ़ना किसी धुंधले कांच के पार देखने जैसा है। यहाँ सुराग बहुत बिखरे हुए हैं। मतलब कोई भी चीज सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं मिलती है ना। बिल्कुल नहीं। हमें जो कुछ भी पता चलता है वो साहित्य से, जमीन के नीचे दबे हुए पुराने शहरों से और बाहर से आए कुछ अनजान मुसाफिरों की डायरियों का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल से होकर आता है। और शायद यही बात इस पूरे विषय को किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं बनाती। मेरा मानना है कि इतिहास कोई उबाऊ टाइमलाइन नहीं है जहां सिर्फ तारीखें और राजाओं के नाम रटने हों। सही बात है। ये इस बारे में है कि कैसे एक खानाबदोश इंसान ने पहली बार जमीन के एक टुकड़े को अपना कहा, कैसे विचारों की एक पूरी क्रांति ने पुरानी मान्यताओं को हिलाकर रख दिया, और कैसे सत्ता का केंद्र समय के साथ पूरे उपमहाद्वीप में घूमता रहा। और यही आज की इस गहन चर्चा का मुख्य लक्ष्य भी है। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम शुरुआत से शुरू करें तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि इतने हजारों साल पहले क्या हुआ था, ये हमें आज पता कैसे है? अगर हम साक्ष्यों की बात करें तो हमारे पास सबसे बड़ा और जटिल स्रोत है वैदिक साहित्य, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन इनके साथ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात जुड़ी है। अच्छा, वो क्या? सदियों तक, बल्कि मैं कहूंगी कि सहस्राब्दियों तक, ये वेद कहीं लिखे नहीं गए थे। इन्हें श्रुति कहा जाता था, यानी सुनकर याद रखा जाने वाला ज्ञान। ओफ, मुझे ये बात हमेशा से दिमागी तौर पर चकरा देने वाली लगती है। मतलब पीढ़ियों तक एक से दूसरे व्यक्ति तक बिना एक भी शब्द या उच्चारण बदले इतने विशाल ग्रंथ को ट्रांसफर करना। हाँ बिल्कुल। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन सिर्फ अपने ही लोगों द्वारा लिखी गई बातों से तो इतिहास पूरा नहीं होता ना। अगर मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा तो जाहिर है मैं खुद को एक हीरो की तरह ही पेश करूंगा। बिल्कुल, एक बायस तो आ ही जाता है। इसीलिए शायद बाहर से आने वाले यात्रियों का नजरिया इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, और इसी कारण इतिहासकार विदेशी यात्रियों के विवरणों को बहुत महत्व देते हैं। जैसे यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और उसने इंडिका लिखी। और चीन से भी तो कुछ यात्री आए थे ना? हाँ, सदियों बाद आए चीनी यात्री फैयान और हुइनसांग। हुइनसांग तो 15 साल भारत में रहा, उसने नालंदा में पढ़ाई भी की। इसके बाद महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी भी आया, जिसने किताबुल हिंद में समाज का बहुत बारीकी से वर्णन किया। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक शंका आती है। कैसी शंका? मैं इन विदेशी यात्रियों को आज के ट्रैवल व्लॉगर्स या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की तरह देखता हूँ। जब कोई व्यक्ति पहली बार किसी बिल्कुल नए देश में जाता है तो उसे हर चीज या तो बहुत रहस्यमयी लगती है या फिर बहुत ही जादुई। हाँ, एक बाहरी नजरिया हमेशा थोड़ा अलग होता है। तो क्या हम वाकई इनके लिखे गए शब्दों पर पूरा भरोसा कर सकते हैं? मतलब क्या ये संभव नहीं है कि वे अपनी आधी अधूरी समझ के आधार पर चीजों को बढ़ा चढ़ाकर लिख रहे हो? ये संदेह बिल्कुल जायज है, और इसीलिए किसी भी इतिहासकार का पहला नियम होता है क्रॉस वेरिफिकेशन। क्रॉस वेरिफिकेशन यानी दूसरे सबूतों से मिलान करना। जी, आपने मेगास्थनीज का जिक्र किया। उसने अपनी किताब में लिखा कि भारतीय समाज 7 जातियों में बटा हुआ है। 7 जातियां? लेकिन हमने तो हमेशा 4 वर्णों के बारे में पढ़ा है। बिल्कुल। अब जो भी भारतीय समाज को जानता है उसे पता है कि यहाँ वर्ण व्यवस्था 4 हिस्सों में थी। हुआ ये था कि मेगास्थनीज ने लोगों के अलग अलग पेशों या व्यवसायों को उनकी जाति मान लिया था। उसके पास भारतीय संस्कृति का वो चश्मा नहीं था जिससे वो असलियत को समझ पाता। अच्छा, तो वो कंफ्यूज हो गया था। हाँ, इसीलिए केवल साहित्य या किसी यात्री की डायरी पर निर्भर रहने के बजाय हम पुरातात्विक साक्ष्यों की ओर मुड़ते हैं। यानी जमीन के नीचे से निकलने वाले सुराग। जी, जैसे कि एशिया माइनर में मिला 1400 ईसा पूर्व का बोगाज़कोई अभिलेख। उसमें वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र के नाम मिलते हैं। अरे वाह, एशिया माइनर में? हाँ,
ये कोई कहानी नहीं है, ये एक ठोस सबूत है जो आर्यों की भौगोलिक उपस्थिति और उनके सफर के बारे में बताता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। इसी तरह जब कलिंग राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष शब्द उकेरा हुआ मिलता है, तो वो एक साहित्यिक विचार को एक भौगोलिक और राजनीतिक सत्य में बदल देता है। तो ये साहित्य और पत्थरों का एक तरह का क्रॉस रेफरेंस हो गया। लेकिन अगर हम इन सब से भी बहुत पीछे जाएं, उस प्रागैतिहासिक काल में जब इंसान को लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था, पुरा पाषाण काल की बात करें। हाँ, पुरा पाषाण काल में जब आग का आविष्कार हुआ तो उसने इंसान को जानवरों से अलग कर दिया। वो खाना पका सकता था, रात में खुद को जंगली जानवरों से बचा सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि असली गेम चेंजर नव पाषाण काल था। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में जो गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं, वो सिर्फ एक तकनीक का मिलना नहीं था, वो मानव मनोविज्ञान में एक बहुत बड़ा बदलाव था। बिल्कुल सही कहा। मतलब जब आप कोई फसल बोते हैं तो आप उसे छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। आपको महीनों तक उसका इंतजार करना होता है, उसकी रखवाली करनी होती है। इसी मजबूरी ने इंसान को एक जगह टिक कर रहना सिखाया। और वहीं से पहली बस्तियों और गांवों की नींव पड़ी। हाँ, और साथ ही पहिए का आविष्कार हुआ, जिससे भारी सामान ढोना और बर्तन बनाना मुमकिन हो पाया। और पता है, कृषि ने संपत्ति की अवधारणा को भी जन्म दिया। जो इंसान कल तक सिर्फ आज के शिकार के बारे में सोचता था, वो अब भविष्य के लिए अनाज जमा करने लगा। एक तरह की सेविंग शुरू हो गई। जी, और इसी ठहराव ने उस चमत्कार के लिए जमीन तैयार की जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजे गए हड़प्पा और बाद में मोहनजोदाड़ो के खंडहर। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प और थोड़ी अजीब भी हो जाती है। अजीब कैसे? आमतौर पे हम मानते हैं कि समाज का विकास एक सीधी रेखा में होता है। पहले छोटे गांव बनते हैं, फिर वे कस्बे बनते हैं और अंत में बड़े शहर। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता पूरी तरह से एक नगरीय यानी अर्बन सभ्यता थी। बिल्कुल। वो भी 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच। उनके शहर किसी ग्रिड सिस्टम पर बने थे, जहां सड़कें समकोण पर काटती थीं। उनके पास पक्की ईंटों के घर और ढकी हुई नालियों का एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था। हाँ, उनकी प्लानिंग गजब की थी। मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नागार देखकर लगता है कि वे उस दौर के स्मार्ट सिटीज थे। वे पशुपति की पूजा करते थे और उनका समाज काफी हद तक मात्र सत्तात्मक लगता है। उनका नगर नियोजन तो आज भी बहुत से आधुनिक शहरों को शर्मिंदा कर सकता है। साफ सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर उनका नजरिया बहुत ही उन्नत था। लेकिन मेरा बड़ा सवाल ये है कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो वैदिक सभ्यता आई, वो तो पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। हाँ, बिल्कुल थी। जो मध्य एशिया की तरफ से आए, उनका मुख्य काम कृषि और पशुपालन था। तो इतने शानदार स्मार्ट सिटीज बनाने के बाद हम वापस घास फूस के गांवों और कबीलों की तरफ क्यों लौट गए? क्या इतिहास ने अचानक रिवर्स गियर लगा लिया था? अगर हम इसे सिर्फ विकास के नजरिए से देखेंगे तो ये वाकई एक रिवर्स गियर लगेगा। लेकिन इतिहास हमेशा आगे की तरफ नहीं बढ़ता। अच्छा। कभी-कभी प्रकृति सब कुछ रीसेट कर देती है। सिंधु सभ्यता के पतन का सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन और नदियों के रास्ते बदलना या भयंकर बाढ़ माना जाता है। मतलब प्राकृतिक आपदा ने सब कुछ खत्म कर दिया। जी, और जब वो शहरी ढांचा ढह गया तो जो नया समाज यानी वैदिक आर्य आए, उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग था। माइंडसेट अलग था मतलब वे शहरों में नहीं रहना चाहते थे। उनके लिए जमीन या पक्की ईंटों के घर संपत्ति नहीं थे, वे मूल रूप से चरवाहे थे। उनके लिए सबसे बड़ी संपत्ति उनके जानवर थे, खासकर गाय और घोड़े। गाय का तो बहुत महत्व है हमारे इतिहास में। बिल्कुल। ऋग्वेद में गाय को इतना पवित्र माना गया है कि उसके लिए अघन्या शब्द इस्तेमाल हुआ है, यानी जिसे मारा न जा सके। ओह अच्छा। यहाँ तक कि उस दौर में जो युद्ध होते थे वे जमीन के लिए नहीं बल्कि गायों पर कब्जा करने के लिए होते थे। अब आप ही सोचिए, जब आपकी पूरी अर्थव्यवस्था ही गतिशीलता यानी जानवरों के झुंड पर टिकी हो, तो आप भारी भरकम ईंटों के शहर क्यों बसाएंगे? तो ये गिरावट नहीं थी बल्कि प्राथमिकताओं का बदलाव था। एक मोबाइल इकोनॉमी बनाम एक स्टैटिक अर्बन इकोनॉमी। एकदम सही। लेकिन ये ग्रामीण कबीलाई ढांचा भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था, क्योंकि उत्तर वैदिक काल आते आते एक और बहुत बड़ी तकनीकी क्रांति होने वाली थी, लोहे की खोज। जी, जिसे वैदिक साहित्यों में श्याम अयस कहा गया है। लोहे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो कैसे? तांबे या कांसे की कुल्हाड़ियों से आप गंगा की घाटी के उन घने और कठोर जंगलों को नहीं काट सकते थे।
लोहे ने उन जंगलों को साफ करके विशाल कृषि योग्य जमीन तैयार की। लोहे के फाल वाले हलों ने जमीन की गहरी जुताई मुमकिन कर दी। और इसका सीधा असर पड़ा अनाज के उत्पादन पर। जब आपके पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अनाज यानी सरप्लस होने लगता है, तो समाज के हर इंसान को खेती करने की ज़रूरत नहीं रहती। बिल्कुल। कुछ लोग व्यापार कर सकते हैं, कुछ शिल्पकार बन सकते हैं और कुछ लोग राजा और सैनिक बन सकते हैं। इसी कृषि सरप्लस ने छोटे छोटे कबीलों को बड़े राज्यों में बदल दिया। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में ऐसे 16 बड़े राज्यों का जिक्र है जिन्हें महाजनपद कहा गया। हाँ, 16 महाजनपद। लेकिन मुझे लगता है कि जब समाज में अचानक से बहुत ज्यादा भौतिक समृद्धि आती है, तो समाज के नियम भी कठोर होने लगते हैं। ये एक बहुत ही अहम मनोवैज्ञानिक पहलू है। उत्तर वैदिक काल तक आते आते समाज की वर्ण व्यवस्था, जो शुरुआत में कर्म या पेशे पर आधारित थी, अब जन्म पर आधारित और बेहद कठोर हो गई थी। यानी जो जिस घर में पैदा हुआ वही उसका वर्ण तय करेगा। जी, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जिस वर्ण व्यवस्था का केवल एक दार्शनिक उल्लेख था, वो अब एक सामाजिक बेड़ी बन चुकी थी। कर्मकांड और यज्ञ इतने खर्चीले और जटिल हो गए थे कि आम आदमी खुद को धर्म से कटा हुआ महसूस करने लगा था। तो ये वो समय था जब समाज को एक सिस्टम अपडेट की जरूरत थी, एक नए दार्शनिक नजरिए की, और यहीं से जैन और बौद्ध धर्म का उदय होता है। बिल्कुल। जैन धर्म, जिसकी नींव ऋषभदेव ने रखी, लेकिन उसे असली पहचान 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने दी। उन्होंने अहिंसा पर इतना जोर दिया कि खेती करते समय कीड़ों के मरने को भी हिंसा माना गया। हाँ, जैन धर्म के 5 महाव्रत बहुत महत्वपूर्ण हैं। और दूसरी तरफ गौतम बुद्ध, जिनका जीवन किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। एक राजकुमार जो महल से बाहर निकलता है, एक बूढ़े, एक बीमार, एक शव और एक सन्यासी को देखता है, और जीवन के असली मायने खोजने के लिए सब कुछ छोड़ देता है। क्रमण का नाम दिया गया। लेकिन अगर हम इसके पीछे के विचार को समझें, तो बुद्ध असल में क्या खोज रहे थे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। 6 साल की तपस्या के बाद बोध गया में उन्हें जो ज्ञान मिला, वो कोई रहस्यमय जादू नहीं था, वो बहुत ही व्यवहारिक था। सारनाथ में अपने पहले उपदेश में, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। दुख और उससे मुक्ति के बारे में। जी, कि संसार में दुख है, उस दुख का कारण हमारी कभी ना खत्म होने वाले इच्छाएं हैं, इच्छाओं को रोका जा सकता है, और इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को मैं आज के जमाने के एक बेहतरीन मेंटल हेल्थ टूलकिट की तरह देखता हूँ। ये बहुत अच्छा नजरिया है। मतलब उन्होंने कोई महंगी पूजा पाठ या यज्ञ करने को नहीं कहा, उन्होंने बस सही सोच, सही बात और सही आचरण की बात की। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये दोनों धर्म इसी खास दौर में इतने ज्यादा लोकप्रिय कैसे हो गए? क्या लोग पुराने ब्राह्मणवादी सिस्टम से वाकई इतने उकता चुके थे कि वे रातों रात नए धर्म की ओर भागने लगे? इस लोकप्रियता के पीछे सबसे बड़ा कारण था संवाद का तरीका। बुद्ध और महावीर ने संस्कृत में उपदेश नहीं दिए। ओ, भाषा का फर्क। हाँ, संस्कृत उस समय तक केवल एक खास अभिजात वर्ग और ब्राह्मणों की भाषा बनकर रह गई थी। उन्होंने जनसाधारण की भाषा चुनी। बुद्ध ने पाली में बात की और महावीर ने प्राकृत में, जिससे आम आदमी सीधे जुड़ सका। बिल्कुल। और उन्होंने महिलाओं और शूद्रों को भी अपने संघों में शामिल होने का अधिकार दिया। यह तत्कालीन समाज के लिए किसी बंद कमरे में खिड़की खुलने जैसा था। यानी उन्होंने सीधे आम लोगों से उनके ही लेवल पर बात की। जी, हालांकि किसी भी महान विचार की तरह संस्थापकों के जाने के बाद इन धर्मों में भी जटिलताएं आईं। बुद्ध के जाने के बाद उनके विचारों की सही व्याख्या को लेकर अनुयायियों के बीच भारी बहसें छिड़ गईं। वो तो होना ही था। इन बहसों को सुलझाने के लिए राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र जैसी जगहों पर बड़ी-बड़ी बौद्ध संगीतियां यानी महासम्मेलन बुलाए गए। लेकिन क्या वे सुलझ पाईं? नहीं, मतभेद इतने गहरे थे कि अंततः कुंडल वन की संगीति के बाद बौद्ध धर्म ही 2 अलग-अलग शाखाओं, हीनयान और महायान में बंट गया। विचारों की इस उथल-पुथल के समानांतर ही राजनीतिक मोर्चे पर भी 16 महाजनपद आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। और इस गेम ऑफ थ्रोन्स में जो राज्य अंतिम विजेता बनकर उभरा, वो था मगध। मगध की सफलता महज कोई इत्तेफाक नहीं थी। अगर हम इसके कारणों की पड़ताल करें, तो इसका भूगोल इसका सबसे बड़ा हथियार था। भूगोल कैसे? उसकी पुरानी राजधानी राजगृह पहाड़ियों से घिरी एक अभेद्य किले जैसी थी।
मगध के पास लोहे की बेहतरीन खदानें थीं जिससे उन्होंने सबसे घातक हथियार बनाए। और तो और उन्होंने युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू किया, जो उस समय के लिए किसी टैंक से कम नहीं थे। और मगध की इसी ताकत का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंद वंश को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। बिल्कुल। चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा वो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि स्टेट क्राफ्ट यानी राज्य चलाने का पूरा एक मैनुअल है। मुझे इसमें उनके जासूसी नेटवर्क का हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प बिल्कुल, वो वाकई बहुत एडवांस था। हाँ, चाणक्य ने जासूसों को 2 हिस्सों में बांटा था। संस्था, जो एक ही जगह पर रहकर सूचनाएं जुटाते थे, और संचार, जो भेष बदलकर पूरे राज्य में घूमते थे। इतने विशाल साम्राज्य को अंदरूनी बगावतों और बाहरी दुश्मनों से बचाने के लिए एक ऐसे ही अचूक सूचना तंत्र की आवश्यकता होती है। एकदम सही। लेकिन मौर्य साम्राज्य का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब सत्ता चंद्रगुप्त के पोते अशोक के हाथ में आती है। 261 ईसा पूर्व का कलिंग युद्ध। उस युद्ध में हुए भयानक रक्तपात ने अशोक को इतना विचलित कर दिया कि उसने युद्ध की नीति ही छोड़ दी और धम्म का रास्ता अपना लिया। यहीं पे मुझे हमेशा एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? तो सोचिए जरा, एक राजा जिसके पास एक विशाल सेना है, चाणक्य का बनाया हुआ इतना खूंखार जासूसी तंत्र है, वो अचानक कह देता है कि अब मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो फिर बिना खौफ के, बिना सेना के डर के इतना विशाल साम्राज्य इतने सालों तक कैसे टिका रहा? क्या ये हथियार डाल देना एक तरह की राजनीतिक कमजोरी नहीं थी? अगर हम इसे सतह पर देखें तो ये कमजोरी लग सकती है, लेकिन गहराई में जाने पर पता चलता है कि अशोक का धम्म सिर्फ एक व्यक्तिगत धार्मिक परिवर्तन नहीं था, ये एक बेहद कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। मास्टर स्ट्रोक? वो कैसे? एक ऐसे साम्राज्य को जो अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक फैला हो, जिसमें सैकड़ों भाषाएं, संस्कृतियां और कबीले हों, उसे आप लंबे समय तक सिर्फ तलवार के दम पर एकजुट नहीं रख सकते। ये तो है। अशोक का धम्म, जिसमें बड़ों का आदर, दासों के प्रति दया और सभी विचारों का सम्मान शामिल था, एक कॉमन सिविल कोड की तरह काम कर रहा था। उसने इन नियमों को पत्थरों पर ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में इसलिए गुदवाया ताकि हर कोई उसे पढ़ सके। ये हार्ड पावर यानी सैन्य बल से सॉफ्ट पावर की तरफ एक बहुत ही सोची समझी और सफल शिफ्ट थी। और अगर सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक चरम की बात करें तो मौर्यों के बाद जो अगला बड़ा मील का पत्थर आता है वो है गुप्त काल। जी, जिसे इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग भी कहा है। बिल्कुल। समुद्रगुप्त जैसे शासक हुए जिनके सैन्य अभियानों की वजह से उन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य आए, जिनके दरबार में नवरत्न थे। लेकिन गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने के पीछे केवल उनके सैन्य विजय अभियान नहीं थे। ये वो दौर था जब ज्ञान, विज्ञान और कला ने अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरी। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। और आर्यभट्ट ने भी तो उसी दौर में अपने सिद्धांत दिए थे ना? बिल्कुल। आर्यभट्ट ने ये सिद्धांत दिया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने सदियों से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती देते हुए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के पीछे के वैज्ञानिक कारणों को समझाया। और साथ ही अजंता की गुफाओं की वो जादुई चित्रकला, जहां बुद्ध के पिछले जन्मों की जातक कथाओं को इतने जीवंत रंगों में उकेरा गया कि वे आज भी चमकते हैं। जी, वो अद्भुत है। लेकिन गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय इतिहास का राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह से बदल गया। सत्ता का केंद्र अब केवल उत्तर भारत में नहीं रहा। सत्ता का ये विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर में जहां पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन का राज था और बाणभट्ट जैसे लेखक उनकी जीवनी लिख रहे थे, वहीं दक्षिण भारत में वास्तुकला और प्रशासन की एक नई ही दुनिया बन रही थी। दक्षिण के राज्यों का योगदान वाकई बेमिसाल है। हाँ, पल्लव राजाओं ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनाए, जो एक ही चट्टान को तराश कर बनाए गए थे। और फिर राष्ट्रकूट शासकों ने तो कमाल ही कर दिया, एलोरा का कैलाश मंदिर। ओहो, कैलाश मंदिर तो इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा है जिसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे नीचे से ऊपर नहीं बल्कि एक पूरी पहाड़ी को ऊपर से नीचे की तरफ काटते हुए बनाया गया है। बिल्कुल। अगर मूर्तिकार से एक भी गलती हो जाती तो उसे सुधारा नहीं जा सकता था। सही कहा। और चोल साम्राज्य ने इस क्षेत्रीय गौरव को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। राजराज प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम। चोलों की तो नेवी भी बहुत स्ट्रांग थी ना? हाँ, उन्होंने न सिर्फ विशाल बृहदीश्वर मंदिर बनवाया, बल्कि एक शक्तिशाली नौसेना बनाकर बंगाल की खाड़ी को एक चोल झील में बदल दिया। लेकिन चोलों का सबसे बड़ा योगदान उनकी वास्तुकला या नौसेना नहीं था, बल्कि उनका स्थानीय स्वशासन था। हाँ,
चोलों की ग्राम पंचायतें। हम आज डिसेंट्रलाइजेशन या पंचायत चुनाव को एक बहुत ही आधुनिक, पश्चिमी या लोकतांत्रिक विचार मानते हैं, लेकिन चोल शासक सदियों पहले उर और सभा नाम की ग्राम समितियों के जरिए इसे लागू कर चुके थे। जी, जहां गांव के लोग खुद टैक्स वसूलते थे, सिंचाई की व्यवस्था करते थे और न्याय भी करते थे। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा संशय में हूँ। सुनने में तो ये बहुत शानदार लगता है, लेकिन क्या ये वाकई आज के लोकतंत्र जैसा था, या फिर गांव के कुछ रसूखदार, उच्च जाति या जमीन के मालिक ही ये सारे फैसले ले रहे थे और आम गरीब किसान की उसमें कोई आवाज नहीं थी? अधिकार के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। उस सभा का सदस्य बनने के लिए जमीन का मालिक होना और वेदों का ज्ञान होना जरूरी शर्तों में से एक था। अच्छा, तो ये सबके लिए खुला नहीं था? नहीं। तो हाँ, ये एक तरह का एलीट या कुलीन तंत्रीय ढांचा था, लेकिन उस जमाने के हिसाब से जहाँ राजा का फैसला ही अंतिम कानून होता था, वहाँ जमीनी स्तर पर समितियों को इतनी स्वायत्तता देना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा और प्रगतिशील कदम था। उसी दौरान उत्तर भारत में राजपूत काल का उदय हो चुका था। चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान तराइन की युद्ध लड़ रहे थे और चंदेल शासक बुंदेलखंड में खजुराहो के उन बेजोड़ मंदिरों का निर्माण कर रहे थे। जी। तो अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास के इन शुरुआती 31 पन्नों को एक साथ रखे देखें, तो ये सिर्फ राजाओं के राजतिलक और उनके खूनी युद्धों की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये मानव चेतना के विस्तार की कहानी है। मेहरगढ़ की पहली गेहूं की फसल से लेकर मगध के विशाल साम्राज्य तक, ऋग्वेद के मंत्रों से लेकर आर्यभट्ट के गणितीय सूत्रों तक, एक लगातार चलने वाला सफर। हाँ, ये इस बात का सबूत है कि कैसे इंसान ने लगातार खुद को, अपने समाज को और अपनी आस्थाओं को समय की जरूरत के हिसाब से नया रूप दिया। और हर दौर ने अपने पीछे कुछ ऐसा ठोस छोड़ दिया, चाहे वो अशोक के ब्राह्मी लिपि वाले पत्थर हों, खजुराहों की मूर्तियां हों या भोजपत्रों पर लिखी किताबें, जिसकी वजह से आज हम उस धुंधले अतीत का अक्स देख पा रहे हैं। सही बात है। और इसी से मेरे दिमाग में एक विचार आता है। सोचने वाली बात है, आज से 10,000 साल बाद जब भविष्य के पुरातत्वविद हमारे आज के इन कांच और कंक्रीट के शहरों की खुदाई करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? ये एक डरा देने वाला सवाल है ना? क्योंकि हमारे पास ना तो अशोक जैसे पत्थर के विशाल शिलालेख हैं जो मौसम की मार सह सकें, ना ही एलोरा जैसे पहाड़ काटकर बनाए गए मंदिर हैं। हाँ। सब कुछ तो डिजिटल है। बिल्कुल। आज हमारी सारी यादें, हमारा इतिहास, हमारे विचार और हमारे बैंक अकाउंट्स, सब कुछ किसी अदृश्य डिजिटल सर्वर और क्लाउड पर सेव हैं। अगर भविष्य में कोई बड़ी आपदा आई और ये सारे सर्वर क्रैश हो गए, तो हमारा अस्तित्व बस एक झटके में मिट जाएगा। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। क्या भविष्य के लोग हमारे नष्ट हो चुके डेटा सेंटर्स के भारी भरकम सर्वर रैक्स और उलझे हुए तारों के कंकाल को देखकर उन्हें 21वीं सदी के अजीब-गरीब धार्मिक मंदिर मान लेंगे? इतिहास हमेशा कुछ ना कुछ पीछे छोड़ जाता है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम आज अपने पीछे पत्थरों का कौन सा अभिलेख छोड़कर जा रहे हैं। बहुत ही गहरा सवाल है ये। इसी सवाल के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। ज्ञान की इस खोज को जारी रखिए। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।